जो जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्टोर रूम की इस हफ्ज़दा घटन और रेलवे यार्ड में बाचा खान के उन दोनों पेशावर शूटर्स का अकेले बिस्तर गोल करने के बाद जब मैं हस्पताल के उस छोटे से केबिन में वापस आया तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन मेरे सीने के अंदर एक ऐसा तूफान करवटें ले रहा था जो मुझे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। रोही का वो खौफजदा चेहरा, उसकी झील जैसी बड़ी बड़ी आंखों में मेरे लिए झांकती हुई वो बेपनाह ममता, और फिर उसका वो लर्ज़ता हुआ एतराफ़ कि उस बेरंग दुनिया में मेरे सिवा उसके जीने की कोई और वजह ही नहीं है, मेरे दिल की बसात को यकसर उलट चुका था और मेरे तमाम जज्बात का रुख हमेशा के लिए बदल गया था। मैं काफ़ी देर तक रूही के सामने उसी तरह बेंच पर बिल्कुल खामोश और साकित बैठा रहा। मेरा दिल बार बार मेरे अंदर इतने ज़ोर से गूंज रहा था कि मुझे लगा रूही भी मेरी धड़कन सुन लेगी। मेरा ज़मीर मुझसे कह रहा था कि शीरो, इस मुखलिस और पाकीज़ा औरत ने तुम्हारी खातिर अपना सुकून, अपना शानदार कैरियर, अपनी रातों की नींद और अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। जब तुम्हारे अपने सगे खून ने, तुम्हारे चचा सिकंदर खान ने तुम्हें गोली मार कर मरने के लिए इस भयानक जंगल में तन्हा छोड़ दिया था, तब इस अनजान और पुरअसरार शहर में इसी रोही ने तुम्हें समेटा था। तुम्हारे गहरे और खूनी जख्म धुए थे और तुम्हें एक नई पहचान देकर अपने पैरों पर खड़ा किया था। मेरा ज़मीर अब मुझे झंझोड़ रहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम रूही को वो मकाम दो जिसकी वो हकदार है। तुम्हें उसे दिल से अपना कर उस दुनिया के सामने उसका हाथ थामना होगा। इस वक्त उसके चेहरे पर हया और फ़िक्र का एक अजीब इम्तिजाज था। मैंने इंतहाई मुदहम, नरम मगर अपनी उसी पुरानी रौबदार आवाज़ में कहा कि रोही, हम पिछले कई महीनों से सिर्फ इस शहर के अंधेरों, मरीज़ों की चीखों, दवाइयों की कड़वी बू और उनके ज़ख्मों में ही घेरे रहे हैं। आज की रात बाचा खान के उन दोनों गंडों को उनकी औकात दिखाने के बाद मैं चाहता हूँ कि हम कुछ देर के लिए उस बोझल माहौल से बाहर निकलें। आप मेरे साथ चलें। आज रात का खाना हम दोनों बाहर खाएंगे। रोही ने हैरत और तज़ब्ज़ुब से अपनी बड़ी बड़ी मुखमली आँखों से मुझे देखा। उसके ज़हन में अभी तक रेलवे यार्ड का वो खूनी मार्का और बाचा खान की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। उसने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज़ में कहा कि शीरो, इस वक्त बाहर जाना किसी बड़े ख़तरे से खाली नहीं है। बाचा खान के बंदे पूरे शहर में फैले हुए हैं और वो राजा की शिकस्त के बाद तुम्हारी तलाश में पागल हो रहे हैं। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसके नर्मो नाजुक हाथ पर अपनी लोहे जैसी मजबूत गिरफ्त कायम करते हुए कहा कि रोही, जब तक मैं आपके साथ हूँ, उस पूरे शहर का कोई भी फिरौन आपकी तरफ मेल आँख से देख भी नहीं सकता। आप बस मुझ पर भरोसा रखें और तैयार हो जाएं। रोही मेरे इस मर्दाना और पुरज़्म लहजे के सामने कभी इनकार नहीं कर पाती थी।
मेज के सामने लगे छोटे से आईने के पास जाकर अपने बिखरे बाल दुरुस्त किए और अपना हल्के नीले रंग का रेशमी दोपट्टा सलीके से ओढ़कर मेरे साथ अस्पताल के पिछले खुफिया रास्ते से बाहर निकल आई, जहां गाड़ी अंधेरे में खड़ी थी। मैं उसे शहर के एक इंतहाई पुरसुकून, महंगे और खामोश रूप टॉप रेस्टोरेंट में ले गया, जहां रात की ठंडी हुआ और तारों भरा आसमान एक सहर अंगेज और रोमानवी समा बांध रहा था। मेज पर रखी मुद्हम शमा की जर्द रोशनी जब रूही के खूबसूरत और उजले चेहरे पर पड़ रही थी, तो वो मुझे किसी परी जैसी लग रही थी, जिसके चेहरे पर हया का सुर्ख रंग बिखरा हुआ था। खाना मेनू के मुताबिक हमारी मेज पर सलीके से सज चुका था, लेकिन मेरी नज़रें खाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ रूही के मासूम चेहरे पर जमी हुई थीं। मेरा दिल अब मज़ीद इस सच्चे जज्बे को छुपाने के लिए तैयार नहीं था, जो पिछले कई महीनों से मेरे अंदर एक लावे की तरह पुक रहा था और आज फट पड़ने को तैयार था। मैंने पानी का गिलास एक तरफ रखा। रूही के चेहरे पर हया, उलझन और घबराहट के मिले जले तासरात वाज़े थे। मैंने मेज़ के ऊपर से अपना हाथ आगे बढ़ाकर रूही के नरम और ठंडे हाथ को अपनी गर्म गिरफ्त में ले लिया। इस अचानक और तपिश भरे लम्स से रूही के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई और उसने चौंक कर मेरी गहरी आंखों में देखा। मैंने इंतहाई संजीदगी, सच्चाई और मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में कहा कि रूही, मैं अब मज़ीद रूही जी कहकर अपने और तुम्हारे दरमियान ये रस्मी फासला बरकरार नहीं रख सकता और ना ही रखना चाहता हूँ। तुमने मेरी खातिर अपना सब कुछ वार दिया, मेरी जान बचाने से लेकर मुझे इस शहर में पनाह देने तक। तुमने कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की। आज मैं जब बाचा खान के बंदों से रेलवे यार्ड में लड़ रहा था और गोलियां चल रही थीं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें अपने दिल का ये सच बताए बग़ैर उस दुनिया से चला जाता और ये मलाल मुझे अगली दुनिया में भी सुकून ना लेने देता। रूही, मैं तुमसे सच्ची और बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ। एक ऐसी मोहब्बत जो इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम और मुक़द्दस हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने हमसफ़र के रूप में कबूल करोगी? मेरी ज़ुबान से मोहब्बत का ये खुल्म खुला, जानदार और गैर मुतवक्का इजहार सुनकर रूही के पाँव तले से जैसे ज़मीन निकल गई। उसकी आँखों में आंसू तैरने लगे और उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि मुझे लगा वो अभी सबके सामने रो पड़ेगी। वो खुद भी बरसों से मुझे अपने दिल के सबसे महफूज खाने में बसा चुकी थी, लेकिन उसने हमेशा अपने जज्बात को फ़र्ज़, ख़ानदानी रिश्तों और माफिया के खौफ के पर्दे में छुपाए रखा था। रूही ने रोते हुए अपना हाथ मेरी मज़बूत गिरफ्त से निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे और ज़्यादा मज़बूती से थाम लिया, जैसे मैं अब इस हाथ को उम्र भर छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। रूही ने लर्ज़ती और फटी हुई आवाज़ में कहा कि शीरो, तुम ये क्या कह रहे हो?
तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी छोटी बहन रेमा को भूल गए जो तुमसे टूटकर प्यार करती है। वो तुम्हारी याद में तड़पती है और वो समझती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर मोहरीन और रीमा को इस बात का पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगी। मैं अपनी सगी बहन की मोहब्बत का खून कैसे कर सकती हूँ? मैं उसकी गुनाहगार नहीं बन सकती। दुनिया मुझे क्या कहेगी कि मैंने अपनी ही छोटी बहन का प्यार छीन लिया। मैंने रूही की झुकी हुई आंखों में झांका और इंतहाई पुख्ता लहजे में कहा कि रूही, माजी में जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी थी। रीमा मेरी एक बेहतरीन दोस्त है और महरीन मेरी कज़न है जो अपने हालात के मुताबिक सच्ची हो सकती हैं। लेकिन आज मुझे सिर्फ और उस वक्त सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए, क्योंकि बाचा खान के खिलाफ इस खूनी और आखिरी जंग में उतरने से पहले मुझे तुम्हारा साथ और तुम्हारी मोहब्बत की वो ताकत चाहिए जो मुझे उस दुनिया में नाकाबिल शिकस्त बना दे। रूही ने जब मेरी आंखों में वो सच्ची दीवानगी, पुख्तगी और अपने लिए बेपनाह मान देखा तो उसके अंदर की तमाम दिफाई दीवारें एक ही पल में गिर गईं। उसने रोते हुए मुस्कुराकर आहिस्ता से अपना सर हाँ में हिला दिया। ये मेरे दिल की और उसके जज्बात की सबसे बड़ी जीत थी जिसका हमने कभी ख्वाब देखा था। खाने के बाद जब हम दोनों देर रात गए हस्पताल के बालाई हिस्से में बने रूही के निजी, खूबसूरत और महफूज अपार्टमेंट में वापस लौटे तो बाहर तेज़ और सर्द हवा चल रही थी जिससे खिड़की के पर्दे हिल रहे थे और कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, जहां अब सिर्फ हमारी मोहब्बत का राज था। मैंने एक ही चीते जैसी लचकदार और नरम हरकत के साथ पीछे से आकर उसे अपनी मजबूत, कसरती और गर्म बाहों के घेरे में ले लिया। रूही ने शर्मा कर अपने चेहरे को मेरे चौड़े और फुलादी सीने में छुपा लिया, जहां मेरे दिल की तेज और बेतरतीब धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी, जो सिर्फ रूही के नाम पर धड़क रहा था। मैंने इंतहाई नरमी से रूही के हया से सुर्ख होते चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया। उसकी झील जैसी गहरी और चमकती हुई आंखों में देखा, जहां अब बाचा खान का कोई खौफ नहीं था, बल्कि सिर्फ अपने महबूब के लिए बेपनाह चाहत और तस्लीम का जज्बा था। मैंने धीरे से झुककर रूही के पाकीज़ा माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली और लाजवाल मेहर सब्त की। रूही ने सहरज़दा होकर अपनी आंखें मूंद लें और उसके नाजुक हाथ मेरे मजबूत कंधों पर जम गए। रात के उस पिछले पहर कमरे की मुदहम जर्द लाइट में हम दोनों एक दूसरे के वजूद की तपिश और खुशबू को महसूस कर रहे थे। मैंने रूही को इंतहाई सलीके और नरमी से अपने बाजुओं में उठाकर बीट पर बिठाया और खुद उसके बिल्कुल पास बैठकर उसकी रेशमी जुल्फ़ों को उसके चेहरे से हटाने लगा जो हवा से बिखर गई थीं। रूही की सांसें अब मेरे कुर्ब की वजह से तेज़ हो रही थीं और मेरी गहरी नज़रें उसके गुलाबी लबों पर जमी थीं। मैंने रूही के कान के पास झुककर धीमी और रोमानवी आवाज़ में कहा कि अब तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो रूही।
اب ہماری روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی ہیں اور کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ روحی نے شرماتے ہوئے اپنی گوری بازوئیں میرے گلے میں ڈال دیں اور ہم دونوں اس خاموش رات کے رومانوی اور پاکیزہ سحر میں پوری طرح کھو گئے، جہاں دنیا کے تمام خطرات، باچا خان کی دشمنی اور الزامات ہم سے بہت دور ہو چکے تھے اور صرف ہماری دھڑکنوں کا راگ گونج رہا تھا۔ تو میں پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا اور روحی میرے شانے پر اپنا سر رکھے زندگی کے سب سے پرسکون اطمینان کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد وہ مسکراہٹ تھی جو صرف اپنے سچے پیار کی پناہ میں ملتی ہے۔ میں نے انتہائی آہستہ سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالا تاکہ اس کی مٹھی بھر نیند خراب نہ ہو۔ میں بیڈ سے اٹھا، اپنے کپڑے درست کیے، اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور نیچے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ باچا خان کے خلاف جنگ کا اگلا اور سب سے بھیانک مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے اور مجھے ہر لمحہ چوکنا رہنا ہے۔ جیسے ہی میں ہسپتال کی مرکزی راہداری میں پہنچا، وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی سنسنی، خوف اور افراتفری کا ماحول تھا جو روزمرہ کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ نرسیں اور وارڈ بوائے گھبراہٹ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ایمرجنسی وارڈ کے لوہے کے بڑے دروازے کے باہر دو پولیس والے کھڑے تھے جن کے چہروں پر شدید تشویش اور مستعدی واضح تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک پرانی نرس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اتنی صبح؟ تو اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہچکچاتی آواز میں بتایا کہ رات کے آخری پہر ایک انتہائی نازک اور عجیب کیس آیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی سڑک کے کنارے لہولہان اور بے ہوش ملی تھی۔ اس کے پورے جسم پر انسانی تشدد کے ایسے بھیانک نشانات ہیں کہ روح کانپ جائے، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے کسی نے دھیما زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ کوئی عام حادثہ نہیں بلکہ باقاعدہ ایک خونی کیس لگ رہا ہے جس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے۔ اسی دوران روحی بھی اپنے سفید ڈاکٹر کے کوٹ میں ملبوس، چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی، گہری تشویش اور فرض شناسی لیے تیز قدموں سے وارڈ کے اندر داخل ہوئیں۔ ہماری نظریں جیسے ہی ملیں تو رات کا وہ رومانوی تاثر ایک سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں میں ابھرا، لیکن اگلے ہی پل ہسپتال کے اس نئے کیس کی سنگینی نے ہم دونوں کو پوری طرح الرٹ کر دیا، اور روحی جی کے چہرے کی تشویش حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ روحی نے جب وارڈ کے اندر جا کر اس زخمی لڑکی کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس کے کپڑوں کو بدلا تو اس کے ہاتھ صدمے سے کانپنے لگے، کیونکہ اس لڑکی کی پھٹی ہوئی قمیض کی اندرونی جیب سے ایک ایسی چھوٹی کالے رنگ کی ڈائری ملی تھی جس کے صفحات پر باچا خان کے کالج نیٹ ورک، راجا کے خفیہ اڈوں، لڑکیوں کی سپلائی کے اوقات اور اسمگلنگ کی جانے والی کئی نامور لڑکیوں کے نام اور پتے واضح طور پر درج تھے۔ یہ لڑکی دراصل باچا خان کے اسی خفیہ تہہ خانے سے اپنی جان پر کھیل کر بھاگنے میں کامیاب ہوئی تھی اور اب یہاں پہنچی تھی۔
روحی کی تشویش اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس مافیا کے طریقہ کار کو جانتی تھی۔ گئی کہ یہ لڑکی باچا خان کی اس کالی سلطنت کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا اور زندہ ثبوت ہے، اور باچا خان اپنے اس راز کو چھپانے کے لیے ہسپتال کو آگ لگانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میں نے جب روحی کے چہرے پر وہ شدید خوف دیکھا تو میں نے ہسپتال کی بڑی شیشے والی کھڑکی سے باہر سڑک کا جائزہ لیا، جہاں دو کالی شیشوں والی مشکوک گاڑیاں آہستہ آہستہ ہسپتال کے گیٹ کے گرد چکر لگا رہی تھیں۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ باچا خان کے غنڈے اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے تھے اور وہ کسی بھی وقت اندر داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اتنے زور سے بھینچیں کہ میری ہڈیوں کے چٹخنے کی آواز آئی۔ میری آنکھوں میں ایک خونی اور مہیب چمک جاگی اور میں نے روحی کی طرف دیکھ کر سر کے اشارے سے کہا کہ تم اندر اس لڑکی کا علاج کرو اور اسے محفوظ کمرے میں منتقل کرو۔ باہر کا یہ خونی محاذ اب میں خود سنبھالنے والا ہوں، کیونکہ یہ نیا کیس ہماری زندگیوں اور باچا خان کے ساتھ ہماری دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے موڑ پر لے آیا تھا جہاں سے اب صرف ایک ہی فریق کا زندہ بچنا ممکن تھا، اور میں روحی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ میں ہسپتال کے مرکزی ہال سے گزرتا ہوا جب باہر کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے دماغ میں ماضی کے وہ سارے منظر گھوم رہے تھے جب مجھے بے گناہ ہونے کے باوجود اپنوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مہرین کا وہ چہرہ اور سحر کا وہ جھوٹا الزام جس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا، مگر آج میں ان سب چیزوں سے بہت دور نکل آیا تھا۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا روحی کی حفاظت اور اس مافیا کا مکمل خاتمہ جو معصوموں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ میں نے ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کو سختی سے حکم دیا کہ وہ لوہے کا مین گیٹ اندر سے بند کر لے، اور خود میں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ کالی گاڑیاں اب رک چکی تھیں اور ان کے دروازے کھل رہے تھے۔ فضا میں اب صبح کی ٹھنڈک ختم ہو رہی تھی اور بارود کی ایک دھیمی سی بو پھیلنے لگی تھی۔ میں نے زمین پر پڑا ایک لوہے کا وزنی پائپ اٹھایا اور اپنی گرفت اس پر مضبوط کر لی۔ میرے بازوؤں میں اب روحی کی محبت اور اس کے مان کی وہ طاقت دوڑ رہی تھی جو مجھے کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ باچا خان کے یہ غنڈے اس لڑکی کو ختم کرنے کے لیے ہسپتال کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں ہسپتال کی دہلیز پار کرنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا، اور میں ان کا وہ حشر کرنے والا تھا کہ باچا خان خود کانپ اٹھے گا۔ روحی اندر اس نئے کی حفاظت کے لیے ایک چٹان بن کر کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ صبح اس شہر کی تاریخ کا ایک ایسا نیا باب لکھنے والی تھی جہاں حق اور باطل کا آخری فیصلہ ہونا تھا، اور میرے قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، کیونکہ میں اب اکیلا نہیں تھا۔ میری طاقت میری روحی تھی جس کا ساتھ میرے ساتھ تھا، اور میں اس جنگ کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔
मैंने देखा कि गाड़ियों से 4 तगड़े गंडे उतरते जिनके हाथों में पिस्टल और लोहे के मुक्के चमक रहे थे। उनकी नज़रें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर थीं। उन्होंने अभी मुझे दरख्त की आउट में खड़े नहीं देखा था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी पोजीशन संभाली और पाइप को घुमाते हुए उनकी तरफ बढ़ा। अब मेरे अंदर का वो शीरो जाग चुका था जो किसी के सामने नहीं झुकता, और मैंने दिल ही दिल में रोही का नाम लेकर पहले गंडे पर हमला कर दिया। पाइप के टकराने की एक जोरदार आवाज़ गूंजी और उसके साथ ही अस्पताल का ये पूरा इहाता एक बाकायदा जंग के मैदान में तब्दील हो गया, जहां रोही की तशवीश को दूर करने और इस मासूम लड़की को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा रहा था। ये मार्का अब शुरू हो चुका था और उसका अंजाम बाचा खान की सल्तनत के खात्मे की पहली कड़ी बनने वाला था, जिससे अब कोई नहीं बच सकता था।